लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देख लिए थे, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं जल्दी जल्दी से बना दूंगा फिर से कि आपने पहला वाला देखा था, ये ऐसे जाएगा प्लेटफॉर्म, ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये, ठीक है। आपको बताया था ये आपका फ बनता है, ये उल्टा फ बनेगा, ठीक है। ये आपका लेटा हुआ फ, ये आपका ये ऊपर गया था, ये नीचे आ गया, देखो, ठीक है। इधर कैसे देखा था कोसेक इनवर्स में कि जो साइन का ग्राफ था वो आपने देखा और जहां वो टकरा था ऊपर वाली लाइन पे वहां से दो ये लाइन उठा दी, ठीक है। और सेक का ग्राफ कैसे देखा आपने कि कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, कॉस का ग्राफ जहां टकराया उधर से आपने ऐसे करके लाइन उठा दी, ठीक है। यही ग्राफ थे आपके। ये किसका ग्राफ था आपका? साइन इनवर्स का, ठीक है। ये किसका था आपके पास? कॉस इनवर्स का। ये किसका था? टेन इनवर्स एक्स। ये किसका था? कॉट इनवर्स एक्स। ये किसका था? कोसेक इनवर्स एक्स। और ये किसका था आपका? सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। जहां पे बीच में आ रही है एक्स एक्सिस वहां माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जहां नीचे आ रही है एक्स एक्सिस वहां जीरो से पाई, जीरो से पाई। रेंज इतनी। आओ एक एक करके देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसे बना, ये बन गया, ठीक है। कहां से कहां? माइनस वन से वन, माइनस वन से वन, ठीक है। तो आपका x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन आपका माइनस वन से वन के बीच में। या बोल दिया जाए कि मॉड x आपका लेस देन और इक्वल टू वन, जैसे लिखना चाहो। मॉड x लेस देन वन का मतलब x माइनस वन से वन, x की वैल्यू मतलब फंक्शन का डोमेन। फंक्शन का डोमेन कहां से कहां जा रहा है? माइनस वन से वन, इसके बाहर नहीं जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। किसी भी फंक्शन का की जो रेंज होती है वो उसके इनवर्स का डोमेन बन जाता है। आपको पता है साइन का, साइन एक्स की रेंज कितनी होती है? माइनस वन से वन। तो साइन इनवर्स उसका इनवर्स फंक्शन है, उसका डोमेन कितना हो जाएगा? माइनस वन से वन, ठीक है। लेकिन फिर आप कहोगे सर जो उसका डोमेन है साइन एक्स का वो इसकी रेंज तो बना नहीं, उस पर बातें जो है वो क्यों नहीं बना वो आपका क्लियर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अच्छा, रेंज कहां से कहां गई? नीचे की वैल्यू माइनस पाई बाई टू, ऊपर की वैल्यू पाई बाई टू, कि नीचे से नीचे जो y की वैल्यू ली वो माइनस पाई बाई टू और ऊपर से ऊपर जो वैल्यू ली वो पाई बाई टू। इसका मतलब जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो कितनी है? माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू है, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन मतलब y की वैल्यू, मतलब y आपका जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। और y क्या होता है आपका? y तो साइन इनवर्स एक्स है। तो कोई पूछे कि साइन इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू आती है, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में लाई करती है। या कोई ऐसे लिख दे आपके सामने कि मॉड के अंदर साइन इनवर्स एक्स आपका लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू, तो तकलीफ नहीं लेनी है कि मॉड्यूलस उसका पाई बाई टू से अगर छोटा है तो साइन इनवर्स जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में लाई करेगा। साइन इनवर्स कहां से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में? रेंज अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू थी, वो फंक्शन क्या है आपका? साइन इनवर्स, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने में, लेफ्ट टू राइट जाने में आपको पता है फंक्शन ऊपर जा रहा है, फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। लेफ्ट टू राइट जाने में कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या खास बात होती है कि इनइक्वालिटी में अप्लाई करने पर, इनइक्वालिटी में अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। इतनी बात में क्लैरिटी है साइन इनवर्स की। डोमेन लिख ली, रेंज लिख ली, इंक्रीजिंग के बारे में पता कर लिया। दूसरा फिर आपका क्या था? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। आपका ग्राफ देखना, ठीक है। ये इधर वाली वैल्यू आपके पास माइनस वन आई, इधर वाली वैल्यू वन आई। ये वाला पॉइंट होता है पाई बाई टू का और यहां पर पाई, ठीक है। जो डोमेन ऑफ फंक्शन है आपका, जो x है वो बिलोंग करेगा माइनस वन से वन के बीच में। मतलब क्या चीज? डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डोमेन माइनस वन से वन है, इसका मतलब कॉस इनवर्स के अंदर जो x बैठा है उसकी जगह पर सिर्फ आप माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू डाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस इनवर्स के अंदर कल को x की जगह पर अगर t आ जाए तो t की वैल्यू माइनस वन से वन। अगर आपका कॉस इनवर्स के अंदर यहां पर आपका कोई gx आ गया तो डोमेन कैसे निकलेगा कि जो भी कॉस इनवर्स के अंदर बैठा है वो कहां से कहां के बीच में लाई करना चाहिए? माइनस वन से वन के बीच में। इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू माइनस वन से वन आने का मतलब ये है कि कॉस इनवर्स जो वैल्यू खाएगा, जो वैल्यू कॉस इनवर्स कौन सी वैल्यू लेता है? x की वैल्यू। कॉस इनवर्स x की वैल्यू लेता है, x माइनस वन से वन के बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब कॉस इनवर्स माइनस वन से वन के बाहर की वैल्यू नहीं खा सकता। तो कॉस इनवर्स के अंदर कल को कुछ भी बैठ जाए आके, वो कितनी वैल्यू देनी चाहिए उसको? माइनस वन से वन के बीच में वैल्यू देगा वो।
कॉस इनवर्स के अंदर जो भी बैठेगा उसे हर हाल में -1 से 1 में रहना चाहिए, नहीं तो कॉस एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉस इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर जो बैठा होता है उसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहना चाहिए, नहीं तो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करने से मना कर देता है। ऐसी कॉस इनवर्स के अंदर जो बैठा है वो -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए, नहीं तो कॉस इनवर्स एग्जिस्ट करने से मना कर देता है। ऐसी साइन इनवर्स मना कर देता है। ठीक है, तो अगर डोमेन निकालना हो तो डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं कि कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स में जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसको -1 से 1 के बीच में पुट करते हैं। कॉस इनवर्स में डोमेन बताया ना, डोमेन कैसी होती है, वो वैल्यू जो कॉस इनवर्स एक्सेप्ट करे। अब यहां x था तो x की वो वैल्यू, x ही होता है जनरली, जो आपका फंडामेंटल फंक्शन है, बेसिक फंक्शन, उसमें तो x होता है। लेकिन अगर फंक्शन ऐसा आ गया तो कॉस इनवर्स -1 से 1 एक्सेप्ट करता है, तो gx की वैल्यू -1 से 1 होनी जरूरी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर रेंज की बात आ गई। रेंज आपकी 0 से पाई, नीचे से नीचे की वैल्यू फंक्शन कितनी ले रहा है, 0। ये यहां पे 0 है फंक्शन की वैल्यू, हाँ ये तो 1 है, 1 तो x की वैल्यू है। फंक्शन मतलब y कितना होता है x एक्सिस पे 0, ऊपर से ऊपर फंक्शन की वैल्यू पाई, तो 0 से पाई की रेंज है। इसका मतलब कॉस इनवर्स के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे कि वो 0 से लेकर किसके बीच में लाई करता है, पाई के बीच में। अगर आपको ये बात पता चल गई तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है, कॉस इनवर्स x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमेशा, बिल्कुल। अच्छा, हमेशा पॉजिटिव रहता है वो, हाँ हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब x की कोई वैल्यू तो डाल नहीं सकते, -1 से 1 के बीच की वैल्यू पुट करोगे। अच्छा, फिर एक बात कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, तो फंक्शन नीचे आ रहा है। देखो लेफ्ट से राइट जाने में नीचे आ रहा है। अगर कोई फंक्शन लेफ्ट से राइट आने में, जब आप लेफ्ट से राइट आ रहे हो तो फंक्शन अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो फंक्शन कहलाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों पढ़ाने लगे सर अभी से? डिक्रीजिंग इसलिए बता रहा हूं इसको कि अगर आप इनइक्वालिटी में अप्लाई करोगे कॉस इनवर्स तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा। इस बात पे ध्यान रखना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, उसके बाद इसी में छोटी सी बात कर दूं मैं कि आपको ये वाली बात, ये इनका प्रूफ होता है, लेकिन अभी उस प्रूफ पे मैं जा नहीं रहा। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की वैल्यू कितनी आती है, π/2। कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को ऐड करोगे तो कितना आएगा, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को ऐड करते तो 1 आता है, ऐसी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इसका सम कितना देता है आपको, π/2। ठीक है, अच्छा ये उसके बाद तीसरा कौन सा था आपके पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ऐसे करके, ठीक है, क्या ये टच हो रहा है क्या इस लाइन पे? बिल्कुल टच नहीं हो रहा। नीचे आपको पता है, नीचे ये तो -π/2 से π/2 के बाहर जाते ही नहीं है ये लोग, या तो 0 से पाई रहेगा या -π/2 से π/2। अच्छा, ऊपर की लाइन π/2 की उसको टच नहीं कर रहा, नीचे की लाइन -π/2 की उसको टच नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूं जो डोमेन ऑफ फंक्शन है यहां पर, वो सारे रियल नंबर, कि जब आपकी x की वैल्यू बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, वो कभी इसको टच तो कर नहीं रहा, तो फंक्शन चलता चला जा रहा है। तो एक बात मैं क्लियर और कर दूं कि जब आपका x जो है वो इनफाइनाइट को पहुंचेगा तब आपका tan इनवर्स जो है वो π/2 को पहुंचेगा। tan इनवर्स मतलब y, कि x की वैल्यू आप बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ाते वो इसके पास जाता जा रहा है, इस लाइन के पास जाता जा रहा है, तो x जब इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो उस टाइम पे tan इनवर्स मतलब y की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, π/2 को। देखो उल्टी बात होती है उसके अंदर, कि जब आप x π/2 को, जब tan x में क्या होता है, tan x में tan इनवर्स की बात नहीं कर रहा, tan x में, कि जब x π/2 को अप्रोच कर रहा है, x π/2 को, तो आपका tan x कहां अप्रोच करता है, इनफाइनाइट को। इसमें क्या बात है कि अगर x जब इनफाइनाइट को कर रहा है तो tan इनवर्स कहां अप्रोच कर रहा है, π/2 को। बात उल्टी हो जाती है। सिमिलर तरीके से आपका x जब माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो आपका tan इनवर्स x किसको अप्रोच कर रहा है, -π/2। x जब माइनस उस तरफ जा रहा है x, तो tan इनवर्स की वैल्यू मतलब y की वैल्यू नीचे चलती जा रही है, नीचे किस वैल्यू पे, -π/2 को अप्रोच कर रही है। अच्छा, कभी भी tan इनवर्स की वैल्यू ना π/2 हो रही है ना -π/2 हो रही है, लेकिन उससे नीचे की सारी वैल्यू और इससे ऊपर की सारी वैल्यू ले रहा है। इसका मतलब tan इनवर्स x की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ फंक्शन, वो -π/2 से लेकर π/2 में ओपन इंटरवल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि tan इनवर्स x ऑलवेज लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी। देखो ये tan इनवर्स का ग्राफ होता है, ये सब इसके अंदर की बात। लेफ्ट टू राइट जाने में आपको पता है, ऊपर जा रहा है फंक्शन तो इंक्रीजिंग है,
लेफ्ट टू राइट जाने में कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आपको सीधा हो गया, सीधा नहीं हुआ ये कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तो ऊपर ही बढ़ रहा है, हमेशा π/2 के पास जा रहा है, थोड़ा थोड़ा तो ऊपर ही बढ़ रहा है, टच तो कभी हो नहीं रहा। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनइक्वालिटी में दोनों तरफ tan इनवर्स लगाओगे तो साइन चेंज होता है कि नहीं होता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। चौथा आपका कौन सा था, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x के बारे में देखना, उसका ग्राफ आपका ऐसे बनता है। ये आ गया, ये कौन सी वैल्यू होती है पाई की, ये कौन सी वैल्यू होती है π/2 की, ये कहां, ये तो 0 है, ठीक है। अगर कोई डोमेन पूछ ले इसका x बिलोंग्स टू, तो सारे रियल नंबर, सारे रियल, हाँ इधर जा रहा है माइनस इनफाइनाइट तक, उधर जा रहा है प्लस इनफाइनाइट तक। अगर कोई रेंज पूछ ले फंक्शन की, रेंज ऑफ फंक्शन, तो आपको पता है नीचे से नीचे 0, ऊपर से ऊपर पाई, लेकिन दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे, जैसे 10 में नहीं हो रहे थे। इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, जब इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तब ये 0 बनेगा, जब माइनस इनफाइनाइट पे x पहुंचेगा तब ये पाई बनेगा। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अगर इसकी रेंज 0 से पाई में, इसका मतलब कॉट इनवर्स आपका, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स x हमेशा कहां से कहां के बीच में रहता है, 0 से पाई में। और यहीं से आपको पता चल गया फॉरन के कॉट इनवर्स, इसका मतलब सर कॉट इनवर्स x तो अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू है, बिल्कुल पॉजिटिव है, हमेशा ऊपर रह रहा है कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का जो ग्राफ है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, मतलब y हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, तो मतलब y हमेशा पॉजिटिव है, मतलब कॉट इनवर्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कॉट इनवर्स अपने आप में कैसा होता है, पॉजिटिव। अच्छा देखो, फिर आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने में नीचे आ रहा है फंक्शन, देखो नीचे आ रहा है फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन बता दी, रेंज बता दी। उसके बाद पांचवा आपका, जो हम जैसे लिखा था वैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, जैसे ग्राफ बनाया था। कोसेक इनवर्स x, तो उसके ग्राफ बनाने में मैंने क्या कहा था कि आप पहले साइन इनवर्स का बनाओ, ऐसे छोटा सा ग्राफ, ठीक है। साइन इनवर्स π/2 की लाइन पे जहां टकरा रहा है वहां से आप इधर नीचे की तरफ ले जाओ कॉट कोसेक, और इधर ये तरीका याद करवाने में एकदम रटवाया था। आपके दिल में सवाल आए कैसे, मैंने बताया ही नहीं है कैसे आपको, सर आपने कैसे बना दिया, हमें समझ में नहीं आ, अरे समझना है ही नहीं। आपको कभी ये लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि यहां से क्यों उठेगा, तो मैंने समझाया कहां है अभी, मैं तो कह रहा रटो पहले इसको, पहले याद करो इस ग्राफ को, ठीक है। कैसे बनता है बिल्कुल बताएंगे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर आएगा। इसको मिटा दूं, आपको पता है साइन इनवर्स की जो सबसे इधर की वैल्यू होती है, अरे कहां चला गया ये, साइन इनवर्स की जो सबसे इधर की वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, ये कौन सी होती है 1, और इधर वाली कौन सी होती है -1। साइन इनवर्स में ये वाली वैल्यू π/2 और ये वाली वैल्यू -π/2, ठीक है। अब फंक्शन यहां माइनस इनफाइनाइट से आया, -1 तक वैल्यू दे रहा है, उसके इस बीच में कोई वैल्यू नहीं मिली, इसका मतलब x की ये वैल्यू पे फंक्शन आंसर नहीं दे रहा, x की ये वैल्यू कॉस इनवर्स नहीं खाएगा। फिर कहां से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ। तो और कोई डोमेन पूछ ले आपसे, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो आप बोलोगे माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन में 1 से इनफाइनाइट। आपको पता है यही रेंज होती है कॉस की, कोसेक एक्स की, कोसेक इनवर्स की नहीं, कोसेक एक्स की रेंज यही होती है, जो कोसेक इनवर्स का क्या है, डोमेन है 1 से इनफाइनाइट। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा अगर मतलब बोला जाए तो मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और x इज लेस देन और इक्वल टू -1, वही। और डोमेन क्या चीज होती है, x की ही वैल्यू होती है। अच्छा फिर कोई अगर रेंज पूछ ले, रेंज ऑफ फंक्शन, तो सबसे नीचे कौन सी वैल्यू मिली, -π/2, 0 नहीं मिली, माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है, उधर प्लस इनफाइनाइट पे जा रहा है, ठीक है। फिर π/2 तक, तो -π/2 क्लोज इंटरवल से लेकर π/2 तक, और उसके अंदर से एक वैल्यू हटा रहा हूं मैं, 0 वाली। कोई परेशानी तो नहीं। देखना ध्यान से कि x जब आपका प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करता है तो उस टाइम पे आपका y 0, फंक्शन की वैल्यू देखो, x की वैल्यू जब आपकी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ, उस टाइम में फंक्शन नीचे आता जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू नीचे आती जा रही है, मतलब 0 होने वाली है। लेकिन 0 होने से पहले वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि प्लस साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है y, प्लस साइड से। और x की वैल्यू जब आपकी माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करती है, इधर गया x माइनस इनफाइनाइट पे, उस टाइम पे भी फंक्शन 0 इसको x एक्स को टच करने वाला है, मतलब कि 0 को अप्रोच कर रहा है। लेकिन 0 होने से पहले नीचे था, मतलब नेगेटिव था, तो y जो है टेंड्स टू 0 माइनस,
जीरो माइनस, दोनों ही केस में जीरो की बात हो रही है, लेकिन जीरो प्लस और जीरो माइनस। ठीक है, क्या है, y की वैल्यू जीरो नहीं हो रही। अच्छा, जीरो रख दिया अगर तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, y की वैल्यू जीरो रखने की कोई जरूरत नहीं है हमको। डोमेन हो गई, रेंज हो गई। अच्छा, फंक्शन के बारे में लेफ्ट टू राइट जाने में जितने पार्ट में कंटिन्यूस है उतने में देखेंगे नीचे। उसके बाद यहां के बाद फंक्शन खत्म हो गया, फिर दूसरा दूसरा टुकड़ा है फंक्शन का, तो आपको पता है अलग अलग टुकड़ों के लिए अलग अलग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं। डिक्रीजिंग यहां से शुरू करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाते में नीचे, लेफ्ट टू राइट जाते में दोनों ही टुकड़ों में नीचे जा रहा है फंक्शन। फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। इसका मतलब कोसेक इनवर्स को अगर मैं अप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करेगा वो। लेफ्ट टू राइट जाते में नीचे, इधर वाले पार्ट के लिए अलग, उधर वाले पार्ट के लिए अलग, लेफ्ट टू राइट जाते में नीचे। डोमेन रेंज सब हो गया। छठा फिर आपको कौन सा था, y इज इक्वल टू आपके पास सेक इनवर्स एक्स। कैसे बताया था सेक इनवर्स एक्स के बारे में, प्लेटफॉर्म ऐसे बनेगा आपका, एक लाइन ये जाएगी, एक लाइन ये जाएगी। आप किसका ग्राफ बनाओगे, कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। कौन से पॉइंट पे, ये वन, -1 पे और ये 1 पे। ठीक है, जहां पे कॉस इनवर्स टकरा रहा है वहां से आपने उठा दिया सेक। ये कौन सा पॉइंट था, π/2 का। π/2 की लाइन थी। π/2 मतलब इसकी वैल्यू नहीं होती। कॉस को मिटाओ, कॉस की जरूरत नहीं हो तो बनाना सिखाया है बस मैंने आपको। ये थोड़ी कि हमेशा जब भी सेक इनवर्स का ग्राफ बनाओगे तो कॉस इनवर्स का साथ में बनाओगे, नहीं। इतना ग्राफ है। अगर आपसे कोई डोमेन पूछ ले तो आपको पता है डोमेन ऑफ फंक्शन आपकी क्या है, -∞ से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। या बोल दिया जाए आपका r -1 to 1, कि सारे रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच की वैल्यू हटा दी। -1 को नहीं हटाया है, इंक्लूड नहीं किया इसलिए हटाने वाले में, और 1 को भी नहीं हटाया है। ठीक है, अगर कोई रेंज पूछ ले फंक्शन की रेंज, तो आप बोलोगे 0 से, ये पाई की वैल्यू आती है, 0 से पाई की रेंज आएगी, दोनों इंक्लूड है, और माइनस में एक वैल्यू बीच की नहीं आती, कौन सी वैल्यू, π/2 की। एक्स जब प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, एक्स जब प्लस इनफाइनाइट को, तो π/2 को नीचे से अप्रोच करा जा रहा है। वाई देखो, एक्स जब आपका प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो आपका y जो है π/2 को अप्रोच कर रहा है π/2 से छोटी वैल्यू पे। π/2 ये π/2 से छोटी वैल्यू है ना, जो छोटी वैल्यू से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब π/2 माइनस माइनस करने से छोटी हो जाती है ना वैल्यू, कुछ अगर चीज सब्ट्रैक्ट कर दूं π/2 में से, छोटी हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं वैसे उसको। यहां लेफ्ट राइट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ऊपर और नीचे में देखना है। ठीक है, तो y जो है π/2 को नीचे से अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव साइड से, माइनस साइड से। माइनस का क्या मतलब होता है कि π/2 से छोटी वैल्यू, तो देखो π/2 से छोटी थी वैल्यू, x जब प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, x की वैल्यू जब आपकी माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, ये x की वैल्यू उधर जा रही है माइनस, तब y की वैल्यू π/2 को अप्रोच कर रही है, कहां से, π/2 के ऊपर से, मतलब π/2 से बड़ी थी वैल्यू, उसके बाद π/2 पे आ रही है, तो π/2 प्लस को, π/2 प्लस, y जो है π/2 को अप्रोच कर रहा है, किस साइड से अप्रोच कर रहा है ये भी लिख दिया है, किस साइड से अप्रोच कर रहा है ये भी लिख दिया। तकलीफ नहीं कुछ। आप y की वैल्यू π/2 पे आंसर क्यों नहीं मिल रहा सर, आप y की वैल्यू π/2 रख के देखो एक बार, आपके दिल में आए कि सर आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, ये क्यों इनफाइनाइट है, हमें कैसे पता चल रहा है। y की वैल्यू आपने π/2 रख दिया अगर, तो π/2 इज इक्वल टू सेक इनवर्स x हो जाएगा। सेक इनवर्स को अगर मैं इधर लाऊंगा तो सेक π/2 बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी सेक π/2, और सेक π/2 की दो वैल्यू निकलती हैं, तो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। ऐसा होता है कि हाँ, एक तरफ से अप्रोच करोगे तो इनफाइनाइट पे जाता है, एक तरफ से करोगे तो माइनस इनफाइनाइट पे। ऐसे होता है ना सेक का ग्राफ, ऐसे करके ये ऐसे घूम के जा रहा होता है, तो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी, तो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ नहीं सकती, तो π/2 आंसर निकल नहीं सकता। ठीक है, फिर आप देखोगे लेफ्ट टू राइट जाते में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, फंक्शन ऊपर जा रहा है इतने पार्ट के लिए, फिर दूसरा पार्ट आ गया, उसमें भी कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। लेफ्ट टू राइट में ऊपर जा रहा है, फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। रेंज पता चल गई, डोमेन पता चल गया, सब कुछ पता चल गया अब 6 के 6 फंक्शंस में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर।
ठीक है। हाँ, तीन बातें जो थी आपके पास कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई टू। ठीक है, और आपका कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी कितनी होती है, पाई बाई टू। तीसरा आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, पाई बाई टू। ठीक है, सब पे वैल्यू कितनी आती है, पाई बाई टू। कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का सम जो होता है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, आपको पता है ना किसे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री, टेन कॉट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ किसको बोला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कि कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ, लेकिन हमें कभी जरूरत पड़ जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ का सम कितना होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का पाई बाई टू होता है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को करोगे, कैसे होता है प्रूफ करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे आता है। अभी से इसमें टाइम मत वेस्ट करना कि आप प्रूफ करके देख रहे हो आता भी है कि नहीं, अरे आता है तभी लिखवाया है। ठीक है, मैं प्रूफ करवाऊंगा इसका क्लास में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रूफ बहुत बड़े बड़े हैं वैसे जनरली, ये तो खैर सिंपल प्रूफ है, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो ये तो आपका नोट का पहला पॉइंट हुआ, नोट डाल लेना। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपके पास कि अगर आपके पास फॉर डोमेन ऑफ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स पुट इनसाइड फंक्शन, ठीक है, इन -1 to 1 एंड सॉल्व फॉर एक्स, कि अंदर वाले फंक्शन को -1 से 1 के बीच में पुट करके एक्स के लिए निकालना है। टेन इनवर्स के डोमेन के लिए कुछ तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं, टेन इनवर्स का डोमेन होता है आर, अंदर वाला फंक्शन कोई भी वैल्यू देगा वो होगी तो रियल नंबर की वैल्यू, टेन इनवर्स उसको खाने में उस वैल्यू को कोई तकलीफ नहीं दिखाएगा, आपकी टेन इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी किसकी मेन प्रॉब्लम आती है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की। सेक और कोसेक पे क्वेश्चन मुश्किल से आता है, उसमें आपको पता है कि 1 से बड़ी रखनी है अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू और -1 से छोटी रखनी है। इसमें अलग से लिखवा देता हूं कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के केस में अगर आपको डोमेन निकालना पड़ गया तो अंदर वाले फंक्शन को -1 से 1 के बीच में रखोगे और सॉल्व करोगे, वो एक्स की वैल्यू आपकी डोमेन होगी पूरे फंक्शन का। ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स के लिए सारी बातें हो गई। क्वेश्चन पे आ जाए एक छोटे से, मुझे लग रहा है कि सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, इसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, इनसाइड फंक्शन को ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यूनियन इनसाइड फंक्शन आपका लेस देन और इक्वल टू -1 लिखवा ही देता हूं कि साइन और कॉस के लिए क्या करना है, -1 से 1 के बीच में रखना है अंदर वाले फंक्शन को, जो भी साइन इनवर्स के अंदर लिखा हो, जो भी कॉस इनवर्स के अंदर। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में क्या करना है, जो भी सेक इनवर्स के अंदर लिखा है और कोसेक इनवर्स के अंदर, उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यूनियन में लेस देन और इक्वल टू -1, दोनों लिखवाने के बाद ही फिर बढ़ते हैं, नहीं तो आप तकलीफ में आओ कभी। क्वेश्चन देखना छोटा सा, डोमेन ऑफ, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी एक आध क्वेश्चन रहेगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर x² / 4, साइन इनवर्स के अंदर x² / 4, बहुत बढ़िया है। आपको पता है अगर डोमेन निकालना है किसी भी फंक्शन को, तकलीफ पूछेंगे, तकलीफ x² को कुछ नहीं है, वो पॉलिनोमियल है, सारी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, तकलीफ है साइन इनवर्स को, वो कह रहा है कि मेरे अंदर जो बैठा है वो -1 से 1 के बीच में नहीं हुआ तो मैं वैल्यू नहीं दूंगा। तो आपने कहा ठीक है भाई x² / 4 तुम -1 से 1 के बीच में रहो। ठीक है, जैसे ही आपने ये देखा, आपको पता है ये वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। ये पूछ रहे हैं x की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, कि नेगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव। आपको पता है दुनिया जहां में हमेशा पॉजिटिव कैसा होता है, नेगेटिव से बड़ा होता है। अगर ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, तो आपको पता है एक आंसर इससे आएगा, एक उससे आएगा, इंटरसेक्शन लेंगे, ये तो x बिलोंग टू r देगा, वो वाले आंसर आना है। इतनी बात बार बार समझाने की जरूरत नहीं, इसको आप फॉरन ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन को इग्नोर किया आपने, इग्नोर करते आपने लिख दिया x² / 4 लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ पर आपका x² लेस देन और इक्वल टू 4 हो गया, तो x की वैल्यू आपकी -2 से 2 के बीच में चली गई, कि x की वैल्यू जब आपकी -2 से 2 के बीच में रहेगी तो आपका x² जो है वो 4 से छोटा रहेगा, x² जब जब 4 से छोटा रहेगा तो x² / 4 आपका 1 से छोटा रहेगा, पॉजिटिव तो वो है ही।
ठीक है, तो डोमेन क्या है आपका, -2 to 2 निकल गया। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो इसी में, डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स के अंदर 2 माइनस मॉड x बाई 4। टू माइनस मॉड x बाई 4, ठीक है। आपको पता है कॉस इनवर्स के अंदर भी जो फंक्शन बैठा हो वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि कॉस इनवर्स वैल्यू ही नहीं एक्सेप्ट करता -1 से 1 के बाहर की। उसका डोमेन यही है कि यहीं के बीच हम आंसर दे सकते हैं। तो इसका मतलब जो अंदर बैठा हुआ है, अंदर कौन बैठा है, 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन 4, वो किसके बीच में रहना चाहिए, -1 से 1 के। इनसाइड फंक्शन शुड लाई बिटवीन -1 से 1, कि अगर ये -1 से 1 के बीच की वैल्यू निकालेगा तभी तो कॉस इनवर्स -1 से 1 के बीच की वैल्यू खाएगा। कॉस इनवर्स उससे बाहर की वैल्यू खा ही नहीं सकता। तो आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए वो -1 से 1 में रहे। आपको पता है 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4, 2 माइनस मॉड x 4, फिर क्या कर लूं, 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो -6 माइनस मॉड x 2, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर लूं, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो -2 आ जाएगा इधर, मॉड x आ जाएगा इधर, और 6 आ जाएगा इधर। आपको पता है इस कंडीशन में ये इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू होती है, आपने इसको फौरन इग्नोर कर दिया इस कंडीशन को। क्यों ऑलवेज ट्रू है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव पूछ रहे, कब होता है आपको, हमेशा होता है। जो चीज हमेशा होती है उसे इग्नोर करके सिर्फ क्या रह गया आपके पास कि मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -6 to 6, x बिलोंग्स टू -6 to 6। -6 से 6 की बीच की वैल्यू निकलेगी, तब आपका जो अंदर वाला फंक्शन है वो -1 से 1 में लाई करेगा, तब कॉस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स के अंदर अंडर रूट में होगा x² प्लस x प्लस 1। इसकी रेंज भी बहुत आसान होती है निकालना, इसकी रेंज निकालना भी एक क्वेश्चन होता है, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं अभी, इसका डोमेन निकाल रहे हैं। डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x² प्लस x माइनस 1। तकलीफें सुनना, पहली तकलीफ क्या है, कॉस इनवर्स की। कॉस इनवर्स कह रहा भैया मेरे अंदर जो भी टर्म बैठा हुआ है, कौन सा टर्म बैठा है, x² प्लस x प्लस 1, उसको हमेशा आप -1 से 1 के बीच में रखिए, ठीक है। और स्क्वायर रूट भी लगाए, उसकी भी तकलीफ है। स्क्वायर रूट कह रहा भाई मेरे अंदर जो बैठा हुआ है ना x² प्लस x प्लस 1, उसे हमेशा तुम पॉजिटिव रखो। लेकिन आपको पता है x² प्लस x प्लस 1 इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जैसे आपको पता चल गया पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पूछ रहे हैं x की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, आपने कहा वो पॉजिटिव ही है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r, कि ये जो वैल्यू आती है इसका d लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0 होता है। याद करने को कहा था इसको, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जो चीज ग्रेटर देन 0 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगी होगी, जो चीज 0 से बड़ी है। इसके अंदर दो बातें होती है ना, या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 0 से बड़ा वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू x की हर वैल्यू के लिए ये कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। स्क्वायर रूट की कोई तकलीफ नहीं है, नहीं बची। अब तकलीफ इसकी बची, इसमें आपको पता चल गया कि ये अपने आप में पॉजिटिव है और ये अपने आप में नेगेटिव है। ये पूछ रहे हैं कि x की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। आपने कहा ये तो हमेशा होता है, और जैसे ही आपको पता चल गया कि इट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, आपने इग्नोर कर दिया। देखो यहां पे मत कर देना इग्नोर, कि इट इज ऑलवेज ट्रू पे इग्नोर कर दिया आपने, नहीं, वो अलग, उसके अंदर दूसरी कंडीशन ही नहीं है, एक ही है। वहां पे x बिलोंग्स टू r निकाल के लिखोगे, यहां पर एक वो लगी है, एक ये लगी है। ये कई बार बता चुका हूं मैं कि इंटरसेक्शन जब लेना हो तो जो ऑलवेज ट्रू है वो x बिलोंग्स टू r निकालेगी और ये कोई छोटी वैल्यू निकालेगी, और जब इंटरसेक्शन लोगे तो छोटी वैल्यू जीतती है, इसलिए उसे इग्नोर करते हैं। इग्नोर कर दिया आपने, अंडर रूट में आपका बचा x² प्लस x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। दोनों साइड पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, वी कैन स्क्वायर। अगर x² प्लस x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया, क्या आया निकल के आपका x और साथ में x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। आपने दो वैल्यू लगाई, -1 और 0, प्लस माइनस प्लस। इसका इंटरसेक्शन लेना था आपको किसके साथ, x बिलोंग्स टू r के साथ। आपको पता है एक और कंडीशन भी साथ में है, वो भी इग्नोर ही होता बाद में जाके, लेकिन चलो कर लो इंटरसेक्शन। इसकी वजह से नहीं हो रहा वो इग्नोर, इसके अंदर दूसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन ये और ये कंडीशन है जिनके बीच में इंटरसेक्शन होना है। ये कंडीशन आपका -1 से 0 का आंसर निकाल के लाई, और वो कह रहा है x की हम सारे रियल नंबर पे सेटिस्फाइड हैं। इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आंसर निकल कर आएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 0। x की वैल्यू जब -1 से 0 के बीच में रहेगी तब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा।
वरना नहीं करेगा। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। अरे हमारे पास इसकी भी तो थे क्वेश्चन। हाँ, एक ट्रिग्नोमेट्री का भी कर लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग के अंदर आपके पास आया साइन एक्स। ठीक है, इसका डोमेन बताना है। अच्छा, इनवर्स नहीं है, साइन एक्स है बस। आपको पता है लॉग की तकलीफ है कि जो अंदर बैठा हुआ है ग्रेटर देन जीरो। क्या साइन एक्स की भी कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, साइन तो सारे रियल वैल्यूज। साइन का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। साइन के अंदर अगर कुछ बिठा भी दोगे तो वो रियल नंबर ही तो निकालेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती साइन को। तो साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो अकेली कंडीशन है। और आपको पता है साइन एक्स जीरो से बड़ा कब होता है? जब एक्स आपका कहां से कहां लाई करता है? जीरो से पाई में। कहां से कहां लाई करता है? जीरो से पाई में। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जीरो से पाई में जब लाई करेगा आपका एक्स, तो साइन पॉजिटिव होगा। और आपको पता है इसकी जनरल वैल्यू लिखनी है अगर आपको, तो 2n पाई से लेकर एक्स आपका 2n + 1 पाई तक। और उन सबका क्या ले लेंगे? यूनियन। ठीक है, डोमेन क्या हो गया आपका? x बिलोंग्स टू 2n पाई से लेकर 2n + 1 पाई तक, ओपन इंटरवल पे यूनियन आपका n बिलोंग्स टू i। n की जगह पर इंटीजर पुट करते जाओगे, कई अलग बहुत सारे सेट, बहुत सारे इंटरवल निकलते आएंगे, उन सारे इंटरवल का क्या ले लेना है? यूनियन। कोई तकलीफ की बात नहीं। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग के अंदर लॉग साइन एक्स। ठीक है, पहली तकलीफ तो इस बाहर वाले लॉग की है, इसकी, इसका जो आर्ग्यूमेंट है, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है? लॉग के अंदर आपका साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। दूसरी तकलीफ उस अंदर वाले लॉग की, इसकी तकलीफ है इसकी, कि इसके अंदर जो बैठा है आपका साइन एक्स, वो इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसका आंसर अभी भी निकाल चुके। इन दोनों को सेटिस्फाई होना है, इंटरसेक्शन लेना है। इसका आंसर आप निकालने जाओगे, इसका आंसर, ठीक है, अगर लॉग के अंदर बेस नहीं दे रखी, ई बेस है, ठीक है, मैंने लॉग हटाया, ई की पावर 0 1 बन गया, साइन एक्स ग्रेटर देन 1। आपको ये वाली बात, आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे कह रहे हैं एक्स की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए पॉजिटिव हो जाए। आपने कहा ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव तब होगा जब साइन एक्स 1 से बड़ा हो जाए। साइन एक्स 1 से बड़ा एक्स की किस वैल्यू के लिए होता है? किसी वैल्यू के लिए नहीं होता, बट साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ऑलवेज, हमेशा 1 से छोटा है वो। तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू 5। ये कैसे इंप्लाई करता है कि एक्स 5 को बिलोंग कर रहा है? कि ये पूछ रहे हैं एक्स की किस वैल्यू के लिए साइन 1 से बड़ा हो जाएगा। आपने कभी नहीं होता वो 1 से बड़ा, तो एक्स की किस वैल्यू के लिए? किसी वैल्यू के लिए नहीं होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू 5। उधर से एक्स की कुछ भी आंसर निकलता रहे, इंटरसेक्शन लोगे क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू 5। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट समझ के भी कर सकते हैं। कैसे? कि अगर ई बेस का लॉग है, मैंने आपको एक बात बताई थी भाई, लॉग मैंने पढ़ाया था 11th बी को, आपको एक बात समझाई थी मैंने, 0 आया 1 आया, कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट लॉग के, अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों 1 के सेम साइड पे लाई करते हैं, इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, लॉग इज पॉजिटिव। लॉग का आंसर पॉजिटिव आता है, पढ़ाया था, लॉग इज पॉजिटिव। कि अगर बेस भी की वैल्यू भी यहां लाई कर रही है, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी यहां लाई कर रही है, लॉग पॉजिटिव आंसर देगा। बेस की वैल्यू यहां लाई, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी यहां लाई, लॉग पॉजिटिव आंसर देगा। लेकिन अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि बेस तो लाई कर गया यहां और आर्ग्यूमेंट लाई कर गया, या वाइस वर्सा कि बेस उधर, कि अगर 1 के इधर उधर लाई कर रहे हैं, तो लॉग का आंसर कैसा आता है? नेगेटिव आता है। आप ध्यान से देखना, ये जो अंदर वाला लॉग है, ये लॉग, ये वाला जो लॉग है, ठीक है, इसके अंदर जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो 1 से छोटा है, तो आर्ग्यूमेंट इज लेस देन 1, लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये आपका आर्ग्यूमेंट है लेस देन 1, 1 से छोटा, किसी वैल्यू 1 हो जाएगा तब तो 0 निकाल देगा वो। ठीक है, 1 से छोटा। जो बेस है आपका ई बेस, ठीक है, बेस इज ए ग्रेटर देन 1। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट तो लाई कर रहा है यहां और बेस लाई कर रहा है यहां, और जब बेस और आर्ग्यूमेंट 1 के इधर उधर लाई कर रहे हैं, तो आपको पता है लॉग का आंसर आपका, लॉग इज नेगेटिव।
और अगर ये वाला लॉग नेगेटिव है, ये वाला लॉग नेगेटिव, आपका क्वेश्चन क्या था, लॉग के अंदर साइन एक्स, आप कुछ भी वैल्यू पुट करते रहो, कुछ भी वैल्यू एक्स की, साइन एक्स आंसर कहां से कहां के बीच में देगा, -1 से 1, नेगेटिव तो दे नहीं सकता, इसका आर्ग्यूमेंट है। साइन एक्स आंसर कहां से देगा, 0 से 1 के बीच में, दोनों तरफ ओपन इंटरवल, 0 से 1 के बीच में। उस केस में लॉग का आंसर क्या निकलेगा, लॉग का आंसर नेगेटिव निकलेगा, और बहुत ऊपर गया तो 0 चला जाएगा। 0 से 1 जब एक्स की वैल्यू होती है, जब इनपुट आपका लॉग के अंदर का इनपुट 0 से 1 के बीच में, तो लॉग -इनफाइनाइट से 0 में जाएगा। खैर वो तो मैं, आप ग्राफ से समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो उससे मतलब नहीं मुझे। आपको मैंने यहां पर बताया, मैंने 11वीं क्लास में बात पढ़ाई है कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों 1 के एक तरफ लाई कर गए, या तो इस तरफ या उस तरफ, लॉग पॉजिटिव। यहां पे दोनों उधर उधर लाई कर रहे हैं, बेस ई है 1 से बड़ा है, बेस और आर्ग्यूमेंट यहां लाई कर रहा है, ठीक है, तो लॉग का आंसर नेगेटिव आएगा, ज्यादा 0 आ जाएगा। तो ये जो लॉग है, ये लॉग, ये नेगेटिव है। अगर ये लॉग नेगेटिव है तो ये वाला जो लॉग है वो अपने अंदर नेगेटिव रखेगा ही नहीं, मना कर देगा। इसका मतलब एक्स की कुछ भी वैल्यू डालोगे हमेशा ये नेगेटिव निकलेगा, हमेशा ये लॉग मना कर देगा, हम नहीं लेंगे वैल्यू। तो एक्स की क्या वैल्यू निकलेगी, किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, किसी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्स बिलोंग्स टू 5। ये जबरदस्ती इतनी बड़ी बात पे क्यों है, वो याद दिलाने के लिए, क्योंकि वो फंक्शन में आएगा बार बार कि बेस और आर्ग्यूमेंट अगर एक ही साइड में लाई करते हैं, इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, लॉग इज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। लॉग का आंसर पॉजिटिव आता, नहीं तो लॉग नेगेटिव। कॉपी खोल के देखना, लॉग में एंड में लिखवाई प्रॉपर्टी, और यही बताया था कि क्वेश्चन 11th में कुछ नहीं है उसका, क्वेश्चन क्या होगा इस बात का कि लॉग का आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव, उसका 12th में काम है। ठीक है, आगे बढ़े, किस क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपका, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग के अंदर साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग के अंदर साइन इनवर्स एक्स। अच्छा अच्छा, लॉग के अंदर, तो डोमेन में दो तकलीफ है, एक लॉग अपनी तकलीफ बता रहा है कि भाई अंदर वाला पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, और साइन इनवर्स अपनी तकलीफ बता रहा है कि मेरे अंदर जो एक्स बैठा है वो -1 से 1 के बीच में। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है शुड बी ग्रेटर देन 0, और एक्स आपका -1 से 1 के बीच में। ये किसकी तकलीफ आई, ये किसकी तकलीफ सॉल्व कर रहे हैं, लॉग की, कि भाई जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव रखो। ये किसकी तकलीफ, साइन इनवर्स की, कि एक्स की वैल्यू -1। सिर्फ ये लिख के नहीं छोड़ देना है कि सर ने बताया कि साइन इनवर्स का डोमेन ही होता है, साइन इनवर्स के अंदर एक्स लिखा है तो ये हो जाएगा, नहीं, साइन इनवर्स के अंदर तो एक्स लिखा है, लेकिन एक्स से जो वैल्यू निकलेगी, एक्स जब यहां पुट होगा तो ये कुछ वैल्यू निकालेगा, वो लॉग के अंदर जा रहा है, वो भी तो बचना चाहिए कि सिर्फ साइन इनवर्स बचा रहे हैं हम, पूरा फंक्शन बचा रहे हैं ना, सब कंडीशन देखी जाएगी। तो लॉग के अंदर वाला पॉजिटिव और साइन इनवर्स के अंदर वाला -1 से 1। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू फॉर विच साइन इनवर्स एक्स इज पॉजिटिव। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव। आपको मैं एक ग्राफ दिखाता हूं, एक ग्राफ पहचानना, ग्राफ साइन इनवर्स का ग्राफ है, एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए साइन इनवर्स पॉजिटिव हो जाए। इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का। अगर आपको साइन इनवर्स की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब आपको y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, मतलब इस ग्राफ में y पॉजिटिव जहां है, x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए इसके अंदर क्या हो जाए, y पॉजिटिव हो जाए। आपको पता है y पॉजिटिव कहां मिलता है, ऊपर मिलता है। x की कौन सी वैल्यू के लिए आपका साइन इनवर्स मतलब कि y पॉजिटिव कहां है, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो रही है तो ये ऊपर निकल गया है x एक्सिस के, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रह रही है तब आपका y पॉजिटिव है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकालोगे यहां से, 0 to 1। साइन इनवर्स x पॉजिटिव तब रहेगा जब x 0 से 1 के बीच में। साइन इनवर्स x क्या चीज होती है, वो y होता है इस ग्राफ में, मतलब y पॉजिटिव निकालना है। y पॉजिटिव आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ होता है, किन वैल्यूज के लिए होगा, 0 से 1 के बीच में। 1 पे पूरा पूरा क्लोज इंटरवल लगा दूं, कोई तकलीफ नहीं है, 0 से 1 के बीच में। और ये कह रहा है कि x -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए, -1, ये 0, ये 1, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है यहां से यहां, एक वैल्यू आ रही है यहां से, तो आपका इंटरसेक्शन कह रहा है x बिलोंग्स टू 0 to 1।
तकलीफ कुछ नहीं होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। और क्या तरीका है इसको करने का कि सर ये तो ग्राफ से देख लिया, आप एल्जेब्रा जाना चाहो मैं कहूंगा कि आप ग्राफ से इतना देख लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। बट वी नो दैट कि साइन इनवर्स एक्स हमेशा किससे छोटा रहता है, पाई बाई 2 से छोटा रहता है। ये नोन बात है। कहां से नोन है? अरे फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि साइन इनवर्स की रेंज मैक्सिमम पाई बाई 2 तक जाती है, तो साइन इनवर्स हमेशा पाई बाई 2 से छोटा रहेगा। अच्छा, इसका मतलब ये जो साइन इनवर्स एक्स आया ये आपको चाहिए 0 से बड़ा, लेकिन हर हाल में किससे छोटा होता है? ये पाई बाई 2 से। वो आपने वो वाली रेंज क्यों लगाई सर? अभी बताता हूं क्यों लगाई। वो नहीं लगाते तो क्या होता, 0 से बड़ा होना चाहिए, पाई बाई 2 से छोटा। अब साइन इनवर्स को मैं इधर ले जा रहा हूं और उधर ले जा रहा हूं, मतलब इनइक्वालिटी में आप इस साइन इनवर्स को रिमूव करके दोनों तरफ ले जा रहे हो। और आपको पता है साइन इनवर्स का ग्राफ देख के, यही इसी सब काम के लिए पढ़ाया था वो, साइन इनवर्स का ग्राफ देख के आपको पता लगे इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन इनवर्स यहां जाएगा तो साइन बना देगा। आपको पता है इधर उधर जाने पे इक्वल टू या इनइक्वालिटी में साइन का साइन इनवर्स बनता है, साइन 0। यहां क्या रह जाएगा? एक्स, और यहां पर क्या बनेगा आपका? साइन पाई बाई 2। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, ये एक्स, और यहां पर कितना आया आपके पास? 1 आया। लेकिन सर पाई बाई 2 वाला क्यों लिया था? अब देखो एक बात सुनो, अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं लिया होता, एक एक चीज चेक करनी पड़ती है फंक्शन में। फंक्शन बहुत तकलीफ दे इस मामले में कि अगर आप भूल गए कि साइन इनवर्स की तो मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 होती है, तो अगर आपने इसको इंक्लूड नहीं किया होता तो आप सोचो क्या वैल्यू निकल कर आती है आपकी। इसको आपने इंक्लूड नहीं किया, आपका एक्स जो है ग्रेटर देन 0 आ गया, और एक्स ग्रेटर देन 0 0 से इनफाइनाइट का आंसर देता है। एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ 0 से लेकर इनफाइनाइट। लेकिन सर दूसरी वाली कंडीशन तो थी ना हमारी, हाँ हाँ अभी थी ना, इस क्वेश्चन में थी कि -1 से 1 में था, तो इंटरसेक्शन लेते आ जाता यही, कोई प्रॉब्लम। लेकिन हमने पूरी बात यही कर दी, पूरी बात एक ही में लगा दी। ठीक है, यही कंडीशन आपकी x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहनी चाहिए, वो यहीं से आता है निकल के कि इसको मैं फिर इधर -π/2 में इंक्लूड करूंगा, साइन इनवर्स को ले जाऊंगा दोनों तरफ। आपने देखा ध्यान से कि साइन इनवर्स हटा रहे हो सर, आप साइन इनवर्स हटा रहे हो, इधर ले जा रहे हो, साइन इनवर्स को इनइक्वालिटी के साइन को पार करेगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा साइन, उधर जाएगा तो साइन। लेकिन साइन इनवर्स अगर हट रहा है तो आपको ये वाली बात 100% पता है कि साइन इनवर्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इनइक्वालिटी में अप्लाई या रिमूव कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ा। अगर यहीं पे कॉस इनवर्स लिखा हुआ होता और आप कॉस इनवर्स हटा रहे होते तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता, क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन पे इनइक्वालिटी का साइन सेम, डिक्रीजिंग पे रिवर्स। देखो ये बात हुई एक। क्वेश्चन देखना भाई, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आपके पास साइन इनवर्स में 2x प्लस में कितना π/6। साइन इनवर्स 2x अलग है, प्लस π/6 अलग है। ठीक है, डोमेन निकालना है इस फंक्शन का, तो पहली बात तो ये आती है कि जो भैया ये साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 स्क्वायर रूट में बैठा है ना, उस स्क्वायर रूट वाले टर्म को हमें पॉजिटिव करना है। साइन इनवर्स 2x प्लस में π/6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात एक पक्की हो गई। साथ साथ एक बात जरूर पक्की हो गई, 2x की वैल्यू -1 से 1 में लाई करनी चाहिए। क्यों? साइन इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसके अंदर वाला फंक्शन -1 से 1 में, साइन इनवर्स वैल्यू सिर्फ कहां से कहां की एक्सेप्ट करता है? -1 से 1 की। साइन इनवर्स जो एक्सेप्ट करेगा वो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या निकलेगी? वो -π/2 से क्या वैल्यू एक्सेप्ट करेगा अपने अंदर आने के लिए? -1 से 1 की। तो 2x साइन इनवर्स को वैल्यू खिला कौन रहा है आज? 2x खिला रहा है, तो 2x अपनी वैल्यू कहां से कहां के बीच में देना चाहिए? -1 से 1। ठीक है, तो x आपका -1/2 से 1/2 के बीच में आ गया। और इसमें देखो साइन इनवर्स 2x शुड बी ग्रेटर देन -π/6। ठीक है, साइन इनवर्स को उधर ले जाऊं, आपको पता है साइन इनवर्स रिमूव कर रहे हो आप, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई तकलीफ नहीं। 2x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन के अंदर -π/6, और साइन -π/6 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। 2x बड़ा होना चाहिए, तो x आपका बड़ा होना चाहिए -1/4 से, -1/4 से। अच्छा, यहां से दो बातें निकल कर आई भाई, -1/2, 1/2, -1/4। एक बात क्या निकल कर आई है कि x की वैल्यू आपकी -1/4 से बड़ी, दूसरी बात कि -1/2 से 1/2 के बीच में, दोनों कहां राजी हैं आपके? x बिलोंग्स टू आपका, x बिलोंग्स टू
ठीक, अब आपने ये कंडीशन लगा ली। अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाना चाहते तो यहां पे मैं आपको कंडीशन बता दूं कि साइन इनवर्स की वैल्यू -π/6 से तो बड़ी है, लेकिन हमेशा छोटी रहेगी π/2 से। वो कंडीशन लगा लेते तो भी आ जाता। वो कंडीशन लगा लो या डोमेन की कंडीशन लगा लो, दोनों में से कोई एक लगा लो। ठीक है, मैंने यहां पिछले क्वेश्चन में यहां पर डोमेन की कंडीशन नहीं लगाई थी, मैं दूसरा मेथड दिखा रहा था। मैंने यहां पर रेंज की कंडीशन लगाई थी कि साइन इनवर्स की रेंज कहां बंद होती है जाकर π/2 पर। यहां पर मैंने रेंज की कंडीशन नहीं लगाई थी, यहां डोमेन की कंडीशन लगा दी थी। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने साइन इनवर्स निकाला, मैंने इसकी रेंज नहीं बंद करी कि साइन इनवर्स की वैल्यू -π/6 से तो बड़ी है, तो क्या इनफाइनाइट तक जा रही है? नहीं, π/2 तक जा रही है। वो रेंज बंद नहीं करी, क्यों? क्योंकि मैं डोमेन बंद कर चुका था। इंटरसेक्शन लेते वही आंसर आता। एक काम करना, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है। अगली बात पे आऊं, अगला क्वेश्चन, सॉरी, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर 4/3 + 2 cos x। 4/3 + 2 cos x डोमेन बताना है। 4/3 + 2 cos x, ठीक है, 3 + 2 cos x, ठीक है। अच्छा, क्या क्या तकलीफ? साइन इनवर्स की तकलीफ अंदर वाला कहां से कहां बैठना चाहिए? -1 से 1 में। और ये जो डिनोमिनेटर रखा है ये क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं पहली कंडीशन लिख रहा हूं भाई कि आपका 4/3 + 2 cos x आपका हमेशा कहां से कहां रहना चाहिए? -1 से 1 के बीच में। ठीक है, दूसरी कंडीशन रखता हूं मैं कि आपका 3 + 2 cos x 0 नहीं होना चाहिए। देखो इसको भी हटाता हूं, 2 cos x की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए, cos x की वैल्यू आपकी -3/2 नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। भाई ये कह रहे हैं cos x की वैल्यू -3/2 ना हो, मतलब -1.5 ना हो। cos x की वैल्यू मिनिमम नीचे से नीचे जाती ही -1 तक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि cos x की वैल्यू -3/2 निकल आए? कभी नहीं निकलेगी। आपको यही कहना था x की वो वैल्यू निकालो बस जिसके लिए cos x -3/2 ना हो। आपने कहा जो मर्जी है x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू अगर x की आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू रख दोगे, cos x की वैल्यू कभी -3/2 नहीं होगी। ये हमेशा ट्रू है बात, cos x -3/2 के बराबर नहीं होता। इसको करने का तरीका देखो, मेथड्स आपके पास डोमेन के बढ़ते जाएंगे। cos x की रेंज हमको पता है कि cos x तो सर आपने बोला था -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अरे cos x साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, तो हाँ, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डोमेन की बात नहीं कर रहा अभी। मैं कह रहा हूं cos x की रेंज कितनी होती है? -1 से 1। अगर x की जो मर्जी चाहो वैल्यू डालो, ये तो आंसर यहीं पे देगा। अच्छा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा देखते हैं कि 2 cos x कहां से कहां तक की वैल्यू देता है आपको। -2 से लेकर 2 तक की, और इसमें 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, तो यहां पर बन गया 1, यहां 2 cos x + 3, और यहां पर बन गया 5। अच्छा, 2 cos x + 3 की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करती है? 1 से 5 के बीच में। जैसे ही आपको ये वाली बात पता चली, आपने फौरन लिख दिया, अच्छा अगर ये वैल्यू 1 से 5 के बीच में लाई करती है, दिस इंप्लाइज पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या फायदा हो रहा है अभी देखो, डिनोमिनेटर कैसा हो गया आपका? पॉजिटिव हो गया x की हर वैल्यू के लिए। x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, cos ये रहेगा, तो 2 cos x ये रहेगा, तो 2 cos x + 3 ये रहेगा। डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमिनेटर कैसा है आपके पास? पॉजिटिव। आपको पता चल गया ये जो पूरा टर्म लिखा था ये कैसा टर्म था? पॉजिटिव टर्म था। ये पॉजिटिव टर्म था, ये कैसा टर्म लिखा हुआ है? यहां पर नेगेटिव टर्म लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं x की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव? हमने कहा वो तो दुनिया जहां में हमेशा। ठीक है, कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव। कैसी क्वांटिटी? नेगेटिव। ऑलवेज ट्रू, इग्नोर। इग्नोर करके बात खत्म। 4/3 + 2 cos x इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में तो तभी कर सकते हैं जब हमें साइन पता हो। हाँ, तो पता नहीं है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
ठीक है, ये आपका 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 2 cos x, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ये 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 cos x। ठीक है, तो यहां से आपका cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। 4 इज लेस देन, 4 इसमें से इधर आया 1 बचा, ठीक है, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू cos, मतलब cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। बहुत बढ़िया, ये काम की बात। सेम टाइप का क्वेश्चन 11th को मैंने करवाया, 11th क्लास में आपको करवाया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में, बेसिक इनइक्वालिटी जो चल रही थी उसकी हमारी, उसके अंदर मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है आपको। ठीक है, कि इस इनइक्वालिटी में आप ये पूछ क्या रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए cos x 1/2 से बड़ा हो जाए। देखना भाई, फंक्शन पे ध्यान देना है। cos x का ग्राफ, y इज इक्वल टू 1/2 की लाइन, ये ग्राफ किसका है आपका, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है। ये कह रहे हैं कि cos x की वैल्यू किससे बड़ी हो जाए, 1/2 से बड़ी हो जाए। आपका cos x अगर y के बराबर है तो इसका मतलब y आपका 1/2 से बड़ा या बराबर चाहिए आपको। ये है y की 1/2 वैल्यू, इससे बड़ी y की वैल्यू x की किस वैल्यू पे मिल रही है, ये पूछ रहे हैं। x की किस वैल्यू के लिए cos x 1/2 से बड़ा है। cos x 1/2 से बड़ा, cos x तो फंक्शन होता है, फंक्शन होता है मतलब वो y होता है। इसका मतलब x की किस वैल्यू के लिए y आपका 1/2 से बड़ा या बराबर है। आपको पता है y इज इक्वल टू 1/2 की लाइन ये जा रही है, इससे बड़ा या बराबर। कहां पर मिलेगा भाई, -π/3 से लेकर π/3 में π/3। ये मत कहना ये कैसे लिख दिया सर भाई, यहां पर अगर वैल्यू 1/2 है तो आपको पता है कि cos के अंदर आंसर 1/2 कब आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, या π/2 होता है, तो जब एंगल कितना हो जाए 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। अच्छा, तो मतलब x की वैल्यू जब -π/3 से π/3 के बीच में रहेगी तो उस टाइम पे जो cos x है वो 1/2 की लाइन से ऊपर है, मतलब cos x का आंसर 1/2 से बड़ा रहेगा, बिल्कुल। अच्छा, तो यहां से cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 फॉर x बिलोंगिंग टू -π/3 से लेकर π/3, या ऐसे लिखता हूं। ठीक है, x जब आपका -π/3 से लेकर π/3, जब x की वैल्यू ऐसी रहेगी तब तब आपका cos x किससे बड़ा रहेगा, 1/2 से। आप यही पूछ रहे थे वो x की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा। और अगर जनरल वैल्यू लिखनी है आपको तो आपको पता है वो 2nπ -π/3 से लेकर 2nπ + π/3, 2nπ ऐड कर देना है ना cos और sin में। तो ध्यान से देखो, एंड में निकल कर क्या आ गया कि आपका डोमेन तो तब बनेगा जब cos x की वैल्यू आपकी 1/2 से बड़ी या बराबर हो। जब आप फंक्शन का ग्राफ बनाते हो तो cos x जो है वो कहां लाई करता है, cos x की वैल्यू, cos x होता है फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू होती है नीचे से ऊपर। ये y इज इक्वल टू 1/2 की लाइन बनाई, cos x अगर 1/2 से बड़ा रहना है इसका मतलब y 1/2 से बड़ा रहना है। इस 1/2 के ऊपर जो भी ग्राफ है वहां पर y 1/2 से बड़ा है। इसका मतलब इस पार्ट के लिए आपका ये पार्ट आपको चाहिए, ये पार्ट वो है जहां पर आपका cos x 1/2 से बड़ा है, ये पार्ट वो है। ये इनइक्वालिटी लिखने का मतलब ये होता है x की वो वैल्यू सॉल्व करने का मतलब x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए cos x 1/2 से बड़ा है। x की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक जितनी भी x की वैल्यू है उन सब पे cos x 1/2 से बड़ा है। फिर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक x की जितनी वैल्यू है उस पर cos x 1/2 से बड़ा है। वही निकालना, तो वही निकाल दिया। इतनी बात में आपको मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे। अच्छा, ये आपको एक समझ लो तरीके से इसी के अंदर बताई जाती है ट्रिक फॉर डोमेन। एक टाइप की ट्रिक क्या है, मतलब एक शॉर्टकट मेथड है। आर क्लब बहुत कोटा वगैरह में टीचर्स में फेमस, वो आर क्लब की बात। ठीक है, आर क्लब, एक हमने आर क्लब बना दिया, क्लब के मेंबर होते हैं। ठीक है, कहानी सुनना भाई। आर क्लब जो बनाया गया उसके अंदर वो मेंबर्स लिए गए। आर क्लब के मेंबर कौन है, आर क्लब के मेंबर है फंक्शंस। कौन से फंक्शन है, वो फंक्शन जिनका डोमेन आर है, नेचुरल डोमेन जिनका क्या है आर है।
बेसिक फंक्शन लिखवाए ना आपको सारे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, पॉलिनोमियल, साइन, कॉस, टेन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक चेन, ई की पावर एक्स और लॉग एक्स, सब बेसिक वाले फंक्शन। उन सब में जिसका डोमेन आर है, ठीक है, वो सब क्या है, आर क्लब के मेंबर। ठीक है, बात लिख देता हूं भाई, मेंबर्स ऑफ आर क्लब कौन से, दोस फंक्शंस whose domain is R, डोमेन इज आर। ठीक है, अब सुनो, अब आपका बेसिक आर क्लब का फंक्शन लिखा हुआ है, आपने पहचान लिया, ये ई की पावर एक्स है, इसको आर क्लब का फंक्शन है। अगर किसी आर क्लब के फंक्शन में एक्स की जगह पर कोई दूसरा फंक्शन पुट कर दिया जाता है, एक्स की जगह पर एक्स नहीं रखा, कुछ और पुट कर दिया बड़ा सा टर्म, तो जो पूरे फंक्शन का डोमेन होता है वो उस अंदर वाले फंक्शन में जो आपने पुट किया है उसके डोमेन के बराबर हो जाता है। फिर से सुनना, अगर आपके पास e की पावर x था, ये आपका किसका फंक्शन है, आर क्लब का। अगर e की पावर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4 आ गया, ठीक है, तो असली फंक्शन आपका e की पावर x था, किसी ने क्या किया है कि x को रिप्लेस करके अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -4 कर दिया है। और e की पावर x किसका होता है, आर क्लब का। अगर वो आर क्लब का मेंबर है तो ये मान लो कोई एफ एक्स था आपका, तो इस टाइम पे आपका डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स ये बराबर हो जाता है आपका डोमेन ऑफ अंदर वाले फंक्शन के डोमेन के बराबर। वो क्या, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -4। देखो है क्या बोल रहे हो सर, कि अगर कोई आर क्लब के फंक्शन में x की जगह कोई और फंक्शन रख दिया गया है, तो x की जगह कोई और फंक्शन रखने से क्या होता है, पूरे फंक्शन का डोमेन अंदर वाले फंक्शन के डोमेन के बराबर, मतलब डोमेन शिफ्ट हो जाता है। डोमेन शिफ्ट, इस पूरे फंक्शन का डोमेन था, वो किसके डोमेन के बराबर आ गया, इसके डोमेन के बराबर आ गया, उसका मतलब डोमेन शिफ्ट हो जाता है। डोमेन शिफ्ट हो जाता है कि बाहर तो लिखा था e की पावर, वो आर क्लब का था, उस पर डोमेन रहा नहीं, अब अंदर वाला फंक्शन डिसाइड करेगा क्या डोमेन है, क्या डोमेन है। ठीक है, अब से आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, इफ वी रिप्लेस x by some x in functions of R club by some other function, के x को किससे रिप्लेस कर दिया, किसी और फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, देन डोमेन ऑफ एफ एक्स इज शिफ्टेड टू इनसाइड फंक्शन, कि जो पूरे फंक्शन का डोमेन है वो शिफ्ट हो गया। उसमें शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि पहले जो पूरा फंक्शन, जो पूरे फंक्शन का जो डोमेन आता वो बराबर हो जाएगा अंदर वाले फंक्शन के डोमेन के। अब आपके दिल में सवाल आएगा कि सर मैंने तो ये लिखा है कि e की पावर जो था, e की पावर में कुछ भी, आप e की पावर में x था, ओरिजिनल फंक्शन, x की जगह किसी ने रख दिया, तो e की पावर में x था, तो वो तो, ये तो आपको पता है ये तो आर क्लब का है, तो ये डोमेन शिफ्ट कर देगा अंदर वाले पर। अंदर तो साइन बैठा था, साइन ने कह दिया मैं तो खुद आर क्लब का हूं। साइन आर क्लब का होता है कि हाँ, साइन का डोमेन कितना है, आर। तो इसने अंदर वाले पे कहा भाई हमसे कोई मतलब नहीं, इससे पूछ लो डोमेन। इसने कहा मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं आर क्लब का हूं, अंदर वाले से पूछ लो। ये अपने अंदर वाले पे शिफ्ट कर देगा। इसका मतलब जो आपका डोमेन ऑफ, इसका जो डोमेन था इज इक्वल टू डोमेन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -4। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ कि आपका अगर आर क्लब के फंक्शन लगे हुए हैं एक के अंदर एक के अंदर, मतलब एक्स की जगह आर क्लब का फंक्शन, तो डोमेन जो है पूरे फंक्शन का निकालने के लिए आप अंदर चलते जाते हो, जहां पे आपका आर क्लब का मेंबर नहीं होता पहला, वहां तक चलते चले जाते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ई की पावर में साइन के अंदर, टेन इनवर्स के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ठीक है, आपका लगा हुआ है साइन के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लगा हुआ है आपका log स्क्वायर एक्स प्लस में log x प्लस 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये लगा है, इतना बड़ा फंक्शन।
आपने ये फंक्शन देखा बाहर वाला ई की पावर में एक्स होता है, एक्स का किसी ने इतना बड़ा फंक्शन डाल दिया, आपको फौरन पता चला सर ये तो आर क्लब का है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ये डोमेन शिफ्ट करेगा अंदर वाले पर, कि अंदर वाले तुम देखो। इसने कहा मैं तो खुद आर क्लब का हूं, इसने डोमेन शिफ्ट किया अंदर वाले पर। टेन इनवर्स का डोमेन आर होता है, वो आर क्लब का मेंबर है, आर क्लब। उसने डोमेन शिफ्ट किया अंदर वाले पर, अंदर बैठा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन आर होता है, वो आर क्लब का मेंबर, उसने शिफ्ट किया अंदर वाले पर। उसके अंदर पॉलिनोमियल बैठा है, पॉलिनोमियल कहां सर, लॉग है। अरे ये क्या चीज होती है, ये पॉलिनोमियल ही तो होता है, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में किसी ने x की जगह पर log x रख दिया, अंदर बैठा था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को कोई तकलीफ नहीं, ये किसका होता है, आर क्लब का। अंदर फिर उसके अंदर था log बैठा हुआ था, log की तकलीफ थी, वो कहेगा कि x ग्रेटर देन 0 रखो बस। तो इतने बड़े फंक्शन में डोमेन क्या निकल कर आया, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो कैसे बात करी कि e की पावर x होता है, x की जगह रख दे आर क्लब। उसने कहा साइन पे ले जाओ डोमेन, साइन ने कहा मैं खुद आर क्लब का अंदर वाले पे ले जाओ। टेन इनवर्स ने कहा मैं भी आर क्लब का अंदर वाले पे ले, अंदर बैठा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ने कहा मैं भी आर क्लब का, अंदर वाला डिसाइड करेगा। अंदर था पॉलिनोमियल एक, वो भी आर क्लब का, तो पॉलिनोमियल में x की जगह जो बैठा हुआ था log x, उसने कहा हाँ ठीक है हम डिसाइड करते हैं कि x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि तभी x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तब log एग्जिस्ट करेगा, बाकी सबकी कोई तकलीफ नहीं। log कुछ भी आंसर निकालता रहे, कुछ भी आंसर, पॉलिनोमियल कुछ भी आंसर निकालता रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर सारी वैल्यू एक्सेप्ट करने को तैयार होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ भी आंसर निकालता रहे, टेन इनवर्स सारी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। टेन इनवर्स कुछ भी आंसर निकालता रहे, साइन सारी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। और इस साइन ने जो भी आंसर निकाला e की पावर में रखा, वो सारी वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो आर क्लब की पावर देखिए आपने, कि अगर आर क्लब के फंक्शन आए हुए हैं तो कितना ही बड़ी चेन बना दूं मैं फंक्शन की, आर क्लब लिख लिख के, वो सब अंदर वाले पे शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक टाइप की ट्रिक्स ही होती है, इससे आप काम कर सकते हो। बाकी जो चीज है वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप डोमेन ट्राई करना।